नाजरीन, हालिया दिनों में पाकिस्तान में किर्गिस्तान का नाम हर अखबार और टीवी की स्क्रीन्स पर नजर आ रहा है। इसकी वजह वहां मौजूद पाकिस्तान मेडिकल के तुलबा पर मुकामी बाशिंदों के पुरतशद्दुद हमले हैं। ये मुल्क उज़्बेकिस्तान को छोड़कर इस खित्ते का सबसे गरीब और गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसलिए इसकी 1/3 आबादी दीगर मुल्कों में काम की तलाश में जाती है। इस मुल्क का सबसे बड़ा बिजनेस जिस्म फरोशी है और इसके अफराद दीगर वस्ती एशियाई ममालिक की तरह दीगर मुल्कों में भी जिस्म फरोशी के लिए जाते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि गुज़श्ता 1-2 दहाइयों में अचानक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मिस्र और दीगर तरक्की पजीर ममालिक से हजारों की तादाद में मेडिकल के तुलबा ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया और यहाँ बड़ी तादाद में मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनना शुरू हो गए। इन यूनिवर्सिटीज के 5 से लेकर 15 कैंपसेस हैं। नाजरीन, आज से 9 साल पहले की बात की जाए तो किर्गिस्तान के तालीमी इदारों का हाल इंतहाई अबतर और वहाँ किसी को भी अंग्रेजी जुबान नहीं आती थी। सारे लोग किर्गिज और रूसी जुबान में बातचीत करते थे, कहीं कहीं उज़्बेक जुबान भी लोग बोल लेते थे। इनकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं थी। किर्गिज हुकूमत की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन करें और उन MOUs का एक ही बुनियादी मकसद था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज इन तलबा को जिनको वो दाखिला नहीं दे सकती हैं कायल करें कि वो किर्गिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ रियायतें दी जाएंगी। यहाँ तक तो इनका मुतालिबा किसी हद तक दुरुस्त था, मगर ये सारी बातें बताने वाले और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को MOU के लिए राग़िब करने वाले लोग किर्गिज नहीं थे, बल्कि ये पाकिस्तानी ही थे जिनका ताल्लुक लाहौर और पंजाब के कुछ शहरों से था। ये ज्यादा पढ़े लिखे और तालीम के शोबे के माहिर नहीं थे। किर्गिजियों से मालूम किया गया आया इन लोगों को उन्होंने बतौर तर्जुमान रखा है, तो उनका जवाब बहुत चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि ये सब लोग हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, तुर्क और मिस्री हैं। ये यहाँ तालीमी इदारे चला रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट की है। उस दौर में जो पम्फलेट एजेंट देते थे वो लाहौर से छप कर गए थे, जिनको पढ़कर हैरत होती थी कि वहाँ मेडिकल में दाखिले की शरात सिर्फ 12 बरस की तालीम थी और कोई दूसरी शर्त नहीं थी, और उन पर लिखा हुआ था कि तालिब इल्म को 100% यकीनी 5 बरस में MD की डिग्री दी जाएगी, जिसको वही इदारे पाकिस्तान के मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से पास करने की जिम्मेदारी भी ले रहे थे। ऐसा दुनिया में शायद ही कहीं होता होगा। वहाँ मौजूद एजेंट्स बार बार ऑफर करते हैं कि जो तलबा आपके तवस्सुत से आएंगे हम उसका आपको माकूल कमीशन देंगे और आप वहाँ मौजूद नुमाइंदा बन जाएं। बिश्केक में एक मखसूस जगह पर बहुत ज्यादा तादाद में हॉस्टल तामीर हुए थे, जिनमें हजारों की तादाद में तलबा रिहाइश पजीर थे और इन इलाकों का इंतजाम पाकिस्तानी और ज्यादातर हिंदुस्तानी लोगों के हाथों में था। इस इलाके में जाकर ऐसा लगता था कि जैसे बंदा पाकिस्तान आ गया हो और लाहौर या रावलपिंडी में कहीं घूम रहा हो। मगर एक फर्क था, वो ये कि सैकड़ों की तादाद में किर्गिज और उज़्बेक जिस्म फरोश औरतें हर जगह आपका पीछा करती हैं और चंद 100 पाकिस्तानी रुपयों की एवज जिस्म फरोशी की पेशकश करती थी। पाकिस्तान तालिब इल्मों का कहना था कि पढ़ाई और प्रैक्टिस नाम की कोई शय वहाँ पर नहीं है, मगर सब तालिब इल्म लाजमी पास होते हैं और बेहतर ग्रेड्स के लिए इजाफी पैसे देना पड़ते हैं। यही हालत जलालाबाद और औश के शहरों में भी थी। इन तीनों शहरों में पाकिस्तानियों की इतनी ज्यादा तादाद थी कि हैरत होती थी कि इतने सारे पाकिस्तानी यहाँ कैसे आ गए। इन शहरों की यूनिवर्सिटीज के मेडिकल कॉलेजेस के कैंपसेस में जाकर ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान और इंडिया के शहर हैं। वहाँ सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और दीगर ममालिक के लोग अपने अपने एजेंट्स के फराहम करदा इलाकों, घरों और हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर थे। किर्गिज लोग इन गैर मुकामी अफराद को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे और उनका ख्याल था कि ये बाहर से आए लोग उनकी जिंदगी के लिए अज़ाब बनते जा रहे हैं। नाजरीन, ये लोग जो यहाँ मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्टल चला रहे हैं, ये कौन है? तो इस सवाल का सादा सा जवाब ये है कि इंसानी स्मगलर्स का वो मरबूत नेटवर्क है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, तुर्की और कई दीगर ममालिक में मसरूफ़ कार है, जो इन गरीब ममालिक के लोगों को मुख्तलिफ ज़मीनी और समंदरी रास्तों से यूरोप ले जाते हैं या भिजवाते हैं। इनका आपस में ताल्लुक बहुत मुस्तहकम है। किर्गिस्तान इनके लिए जन्नत है, इसलिए कि इन ममालिक से लोगों को यहाँ लाकर 1 माह या इससे कुछ ज्यादा अरसा ठहराते हैं। इनसे इस रिहाइश और खुराक की मद में खतीर रकम लेते हैं और फिर इन लोगों को काज़ाकिस्तान और बेलारूस और कई दीगर रास्तों से यूरोप भेजते हैं। ये रास्ते ईरान, तुर्की और दीगर इलाकों के मुकाबले में
بہت آسان اور کم خطرے والے ہیں۔ کرغزستان جانے کے لیے اس کی اسٹوڈنٹ ایزی پالیسی کا سہارا لیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے زیادہ تر افراد کو یورپی روس کے ملکوں کے ویزے بھی بآسانی مل جاتے ہیں۔ یوں یہ ملک غیر قانونی طور پر یورپ جانے والوں کے لیے عالم برزخ کا کام کرتا ہے۔ اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے یہاں میڈیکل کالجز بنائے گئے اور پھر یہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ یہ بذات خود ایک بہت بڑے کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان کے عاقبت نااندیش حکمران اور لالچ اور رشوت خور ٹولہ ان کالجز سے ڈگری لینے والوں کو یہاں کے میڈیکل کی ڈگری کی توثیق کے امتحانوں میں پاس کر دیتا ہے، اور یہ نااہل اور نالائق لوگ جو FSC میں 50% نمبر لینے کے قابل نہیں تھے، انہیں انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کی کھلی اجازت اور سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں پاکستان کے ہزاروں طلبہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کی مد میں کروڑوں ڈالرز کا زر مبادلہ اس ملک میں جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ڈگریاں لے کر یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کی استعداد کار اور اس شعبے میں صلاحیت اور مہارت انتہائی ناقص ہے۔ ان کے داخلے اور امتحان کا نظام قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہاں رہنے والے طلباء کا اخلاقی معیار بہت زیادہ گر چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مادر پدر آزاد معاشرے میں جہاں 100 پاکستانی روپوں میں جنسی بھوک مٹانے کی سہولت دستیاب ہو، وہاں کیا خاک لوگ تعلیم حاصل کریں گے؟ وہاں سے یہ طالب علم ایڈز اور دیگر بیماریاں لے کر اس ملک میں آ رہے ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کو کون سمجھائے کہ ڈاکٹر بننا ہی بہتر زندگی کی ضمانت نہیں ہے؟ اگر ان کے بچے پاکستان میں ڈاکٹرز نہیں بن پا رہے تو انہیں کسی اور شعبے میں لے جائیں جہاں سے وہ باعزت اور صحت مند زندگی کے ساتھ کامیاب ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ ملک جو اس وقت پاکستان سے بھی تعلیمی صورتحال میں بدتر ہے، وہاں لاکھوں روپے سالانہ خرچ کر کے بچوں کی زندگیاں کیوں تباہ کر رہے ہیں، اور پاکستانی حکومت کے وہ ادارے جو ان کے سہولت کار بن رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ آج سے 4 برس پہلے جب ان پر پابندی لگائی گئی تھی تو یقیناً اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ پھر اس پابندی کو کن لوگوں نے ختم کیا اور ان ہزاروں بلکہ لاکھوں ڈگری ہولڈرز کو PMDC کے امتحان میں کس نے پاس کروایا، اور ان کو پاکستان کے سرکاری اسپتالوں میں پاکستانی سرکاری اعلیٰ درجے کے میڈیکل کالجز کے فارغ التحصیل ڈاکٹرز کو چھوڑ کر کس نے نوکریاں دی؟ کیا PMDC کو PMC میں تبدیل کرنے کی وجوہات کبھی اس قوم کو بتائی جائیں گی؟ کیا ان اداروں میں کام کرنے والوں کے اثاثے اور بیرون ملک اثاثوں کی چھان بین کوئی ادارہ کرے گا؟ کیا کوئی عدالت ان کو بلا کر ان سے کچھ پوچھنے کی جرت کر سکے گی؟ یہ کام چھپ کر نہیں ہو رہا بلکہ سرعام ہو رہا ہے۔ ہر برس جب سیزن شروع ہوتا ہے، سینکڑوں ایجنٹس ان طالب علموں کو راغب کرنے کے لیے بڑے بڑے شہروں اور اب تو چھوٹے چھوٹے قصبات اور گاؤں کیمپ لگاتے ہیں۔ انسانی اسمگلر جو ہر جگہ موجود ہیں، انہیں طالب علموں کو لانے کے لیے کمیشن دیا جاتا ہے۔ جو طلباء وہاں پہلے سے ہیں، انہیں نئے طلباء کو ورغلا کر وہاں لانے پر کمیشن ملتا ہے۔ اس کمیشن کے چکر میں وہ کمبخت اپنے رشتہ داروں اور گاؤں کے دیگر بچوں کو راغب کرتے ہیں اور انہیں مصنوعی جنت کے قصے اور بغیر محنت کے ڈگری کا بتا کر وہاں لے جاتے ہیں۔ اگر ڈیٹا نکالا جائے تو زیادہ تعداد میں وہ بچے نکلیں گے جن کا تعلق ایک ہی ضلع یا پھر ایک ہی قصبہ یا گاؤں سے ہوگا۔ حیرت اس بات کی ہے کہ لوگوں نے اپنی معصوم بچیوں کو وہاں بھیجا۔ کیا کوئی باہوش و حواس باپ اپنی بیٹی کو ایسی جگہ بھیج سکتا ہے جہاں کی اپنی عورتوں کا کام جسم فروشی ہو اور جہاں کے بیشتر مرد اس کام میں دلالی پر مامور ہوں؟ یہ ایجنٹس ان نادان بچوں کے سامنے کرغزستان اور اس جیسے دیگر ملکوں کی جو خیالی تصویر بنا کر دکھاتے ہیں، اس کی رنگینی میں وہ کھو جاتے ہیں، اور ان کے والدین کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ لوگ قرض لے کر اور زمینیں بیچ کر یا پینشن کے تمام پیسے ان پر لگا دیتے ہیں، جس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس ملک میں سرکاری محکموں اور اداروں میں اختیارات کا استعمال اپنے ذاتی فائدے اور پاکستان کی تباہی کے لیے سرعام کیا جاتا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر جب کوئی قیامت ٹوٹتی ہے تو ہر سیاسی جماعت اور نام نہاد سوشل ایکٹیوسٹ سرگرم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیاسی طور پر نیچا دکھانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور PMDC ملک کے اندر تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بجائے ان کاموں میں مصروف کار ہیں۔ اگر کوئی اس کاروبار کا سراغ لگائے تو ان اداروں کے کئی ایک اعلیٰ عہدیدار اس میں شریک اور ملوث نکلیں گے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریزی وہاں کوئی بول نہیں سکتا اور اردو میں میڈیکل کی تعلیم دینے کا رواج یہاں بھی نہیں ہے، تو یہ طالب علم کیسے وہاں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟
जो बच्चा यहाँ 50% नंबर नहीं ले सकता, जहाँ लाखों की तादाद में तलबा 90% से ज्यादा नंबर लेते हैं, वो एक और निजाम में जाकर कैसे पढ़ और सीख सकता है। दाखिला लेने के लिए एजेंट को पैसे दें या फिर उनकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और पाकिस्तान में मौजूद उनका एजेंट फौरन उनको वीजे के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स 1 घंटे के अंदर तैयार करके फराहम कर देता है, लेकिन फीस पहले जमा करवाता है और 1 या 2 दिनों में वीजे लगवाकर उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाता है, जहाँ से इन तालिब इल्मों की तबाही का सफर शुरू होता है और 5 बरस बाद ये सफर मुसलसल वालिदैन का खून चूस चूस कर पैसे मंगवाने और अयाशी कराने के बाद खत्म हो जाता है और ये तालिब इल्म नाम के साथ डॉक्टर लिखवा कर वापस पहुंच जाते हैं और फिर सिफारिशों और रिश्वत से मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खती रकम खर्च करके पास हो जाते हैं और जो ऐसा नहीं कर सकते वो बरसों और कभी कभी दहाइयों तक सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स के चक्कर काटते रहते हैं या कहीं पर जाकर बगैर PMDC के सर्टिफिकेट के अताई डॉक्टर बनकर काम कर रहे होते हैं। इंसानी स्मगलिंग एक मकरूह धंधा है जिसकी वजह से हजारों लोगों की सालाना जानें चली जाती हैं। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सालाना अपने अरबों रुपए इन नौसरबाजों के हाथों लुटा देते हैं, मगर हुकूमत इस सिलसिले में कुछ नहीं करती। किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस का असल धंधा यही है। जरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लें कि कितने पाकिस्तानियों ने किर्गिस्तान तक तालीम के लिए सफर किया और कितने वापस आए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अजीब मुल्क जहां एक दूसरे की ख्वाबगाहों में तो कैमरे लगा देते हैं और इनको ये समझ नहीं आती कि साल के 12 माह कैसे दाखिले जारी रह सकते हैं और पूरी दुनिया में एक दफा या 2 मरतबा तालीमी साल के शुरू में दाखिले होते हैं, लेकिन किर्गिस्तान की इन नाम निहाद यूनिवर्सिटीज में आप किसी भी वक्त दाखिला ले सकते हैं और हमारे अक्ल के अंधों को समझ नहीं आती कि ये इंसानी स्मगलिंग के लिए इस मुल्क तक रसाई का कारोबार है और कुछ नहीं। हालिया दिनों में जब ये वाक़यात हुए हैं तो इंटरनेट और सोशल मीडिया से इन माफियाज और एजेंट्स ने अपने बेशतर इश्तिहार और मालूमात हटा दी हैं। ये चंद माह तक ज़ेरे ज़मीन चले जाएंगे और फिर ज़र के पुजारियों की मदद से पाकिस्तान के नौजवानों को लूटने के लिए दोबारा सरगर्म हो जाएंगे और हमारी अदालतों और इदारों की कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी।